बच्चों आपको मैंने पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ाया था, जिसे आपने पढ़ा, सब्सक्राइब किया, फिर आगे की वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल बायो फैकल्टी पर आपको जाना होगा और उसको सब्सक्राइब करना होगा और आगे इस देखते रहिए कंटिन्यूअस। आपको पर डे अल्टरनेट 11th और 12th के प्लस नीट के आधारित आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अब आपका देखिए अगला चैप्टर शुरू होता है, थर्ड चैप्टर 12th स्टैंडर्ड के लिए प्लस नीट स्टैंडर्ड के लिए, और इसका भी वेटेज बहुत अधिक है। सेकेंड चैप्टर का जैसे वेटेज था वैसे थर्ड चैप्टर का भी वेटेज है। मिनिमम 3 क्वेश्चन बोर्ड में और 3 क्वेश्चन 11 से आपके नीट एग्जाम में आते हैं। जिससे इसमें आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब आपको मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अभी आपने ऑर्गन रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ा था और अब आप पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब आपको मालूम है ह्यूमन अपने बारे में, तो ह्यूमन में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। आज इजिली मेल और फीमेल माने मैन एंड वुमेन को आप पहचान सकते हैं। कई चीजों में आप पहचान है। एक तो हाइट का भी डिफरेंस होता है। मेनली आपने देखा होगा मेल की हाइट अधिक होती है और फीमेल की थोड़ी कम होती है। मस्कुलर स्ट्रॉन्ग जो होता है, मसल स्ट्रॉन्गर होता है, मेल का मैन पावर या स्ट्रॉन्गर अधिक होता है, फीमेल का कम होता है। मेल में चेस्ट होता है, फीमेल में ब्रेस्ट कहलाता है, ब्रेस्ट होता है। मेल में मेमोरी ग्लैंड अनडेवलप्ड होती है, तो हमारी पहचान है मैमल की, मैमेलिया क्लास की पहचान होती है प्रेजेंस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। तो होती मेल में भी है बट अनडेवलप्ड होती है और फीमेल में वेल डेवलप्ड होती है। मेल का पेल्विस नैरो होता है, फीमेल का ब्रॉड होता है। मेल में प्रोमिनेंस एडम एम्पुला थोड़ा सा प्रोजेक्टेड होता है, माने बाहर को निकला रहता है, जबकि फीमेल में नॉर्मल कंडीशन में होता है। मेल में लो पिच हाई साउंड होती है, फीमेल में हाई पिच थोड़ी लो साउंड होती है। ऐसे बहुत से डिफरेंसेस होते हैं। और फिर सबसे मेन डिफरेंसेस आपको फेस पे देखने को मिलता है कि मेल में मॉस्टेच और बेयर्ड होता है और फीमेल में मॉस्टेच और बेयर्ड नहीं होते हैं। तो आपको दाढ़ी मूछें ये सब और हेयर, इन सब की जो एक्सटर्नल हेयर है, तो ये सब पहचान जो होती है चेस्ट पोर्शन पर हेयर, ऐसे बहुत बॉडी स्किन हेयर मेल में मोर होते हैं, फीमेल में फीवर होते हैं। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाइड कर लेते हैं ये एक्सटर्नली सेक्सुअल डायमॉर्फिक फीचर होते हैं मेल और फीमेल के। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देखिए, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके सामने है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सेक्शन व्यू आपको पेल्विस शोइंग किया जा रहा है, उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका मेल का दिखाया जा रहा है। इसका अगला डायग्राम आपको अभी बनाता हूँ, लेकिन पहले इस डायग्राम को समझना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सबसे पहला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका आ जाता है। यहाँ पर देखिए 2 टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और दूसरे सेकेंडरी। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो होते हैं जहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल के लिए टेस्टिस होता है और फीमेल के लिए ओवरी होता है। बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब आपके सेकेंडरी ऑर्गन्स में आ जाते हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं। अब आपका देखिए, लेकिन अब यहाँ पर स्क्रोटम की बात करते हैं। तो स्क्रोटम जो है एक पिगमेंट, डीप पिगमेंटेड, देखिए आपको नोट करते हुए चलना है, थ्योरी को समझते हुए और नोट करते हुए चलिएगा। थ्योरी को अपनी कॉपी में थ्योरी बनाते चलिएगा। तो स्क्रोटम जो आपका है ये डीप पिगमेंटेड स्किन ग्रोथ होती है, सैक लाइक होगा, पाउच लाइक होता है, डीप पिगमेंटेड पाउच लाइक ग्रोथ ऑफ स्किन हैंगिंग बिटवीन बोथ लेग्स, ओवर ऑन या बिहाइंड penis, that is called scrotum. Scrotum divided by scroti fibrous tube, then differentiated in 2 equal sac. Each sac has a testis. देखिए इसमें ये आपका स्क्रोटम जो है ये पाउच लाइक है, डीप पिगमेंटेड है,
और स्किन की ग्रोथ होती है और हैंगिंग होता है बिटवीन बोथ लेग, और इस पर क्या होता है, एक स्क्रॉटी, एक डक्ट बन जाती है, एक फाइब्रस ट्यूब बनती है, जिससे बराबर के दो इस पे बन जाते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, और ईच सैक में एक टेस्टिस रहता है। अर्थात टेस्टिस दो होते हैं, स्क्रॉटम एक है बट लेकिन वो डिवाइड होकर यहाँ पर भी दो हो जाते हैं। तो इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे, स्क्रॉटम में ही टेस्टिस पाए जाते हैं। अच्छा, अब इस स्क्रॉटम जो होता है, ये आपका स्क्रॉटम का काम क्या है, ये मेंटेनिंग द टेम्परेचर। यहां पर टेम्परेचर लोअर 2 to 2.5 डिग्री टेम्परेचर लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। जैसे आपको मालूम है बॉडी टेम्परेचर हमारा ऑलवेज 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और यहाँ पर टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम हो जाता है, और वो 2-3 डिग्री जो 2.5 डिग्री या 3 डिग्री तक हो जाता है, ये टेम्परेचर आपके स्पर्म के लिए, आपके गैमेटोजेनेसिस के लिए, गैमेट्स को सर्वाइव करने के लिए बेटर रखता है। तो यहाँ टेम्परेचर रेगुलेशन का वर्क होता है, इसको हम स्क्रॉटम कहते हैं। स्क्रॉटम में आपका क्या होता है, यहाँ पर डार्टोस मसल रहती है, डार्टोस मसल रहती है और फैसिया भी रहता है। डार्टोस मसल ही यहाँ पर इसको टेम्परेचर के लिए, डार्टोस मसल जिस समय कॉन्ट्रैक्ट होती है, कब कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो डार्टोस मसल द विंटर सीजन, इन द विंटर सीजन, कूल सीजन में, कोल्ड सीजन में ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। देन द स्क्रॉटम अपराइट या नियर अबाउट आपका हो जाता है, नियरेस्ट हो जाता है फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, माने कैविटी के अधिक नजदीक हो जाता है। उससे क्या रहता है कि यहाँ पर उसको हीट मिलती रहती है और स्पर्म यहाँ पर सर्वाइविंग बने रहते हैं। तो ये कोल्ड सीजन की बात है, लेकिन जब हमारा हॉट सीजन आता है, माने समर सीजन आता है, तो ये रिलैक्स हो जाता है, जिससे जो आपका टेस्टिस होते हैं वो थोड़ा क्या हो जाते हैं, फार फ्रॉम द बॉडी कैविटी, थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, और यहाँ लोअर टेम्परेचर हो जाता है 2 से 2.5 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पर डार्टोस मसल का रोल होता है। फिर यहाँ पर सप्लाई के लिए स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है, उसके थ्रू आर्टरीज और वेन्स, और आर्टरीज, वेन, लिम्फेटिक वेन, ये सब पहुंचती हैं उसी के थ्रू। तो यहाँ पर स्पर्मेटिक कॉर्ड भी पहुंचता है। अब टेस्टिस को और स्क्रॉटम की बात से अटैचमेंट करने के लिए, फिक्सिंग करने के लिए एक गवर्नकुलम या उसी को कहते हैं मीजो आर्चियम होता है। यहाँ पर इसको अटैचमेंट करने के लिए एक आपका समझिए वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, गवर्नकुलम या मीजो आर्चियम। तो गवर्नकुलम या मीजो आर्चियम, ये आपका स्क्रॉटम की बात है। स्क्रॉटम में सप्लाई भी आएगी, ब्लड सप्लाई, लिम्फ सप्लाई, वेन सप्लाई, ये सब के लिए स्पर्मेटिक कॉर्ड यहाँ पर रहेगा। उसके साथ में आपकी ये सप्लाई पहुंचती है, ये था स्क्रॉटम। तो स्क्रॉटम एक वैसे आइडेंटिफिकेशन फीचर होता है, मैमल्स के लिए इसको माना जाता है, लेकिन कुछ मैमल्स में, यूथेरियंस में जो टेस्टिस होते हैं वो इनसाइड ऑफ बॉडी होते हैं, बट बाकी मोस्टली ऑर्गेनिज्म में, मैमल्स में टेस्टिस आउट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी अकर्स इन स्क्रॉटम। देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे सिटेशियन माने व्हेल और व्हेल, डॉल्फिन, ये सब में है, और आज के एलिफेंट में, प्रोबोसीडिया में है, और इडेंटा में है। तो ऐसे कुछ में ऐसा था, और रोडेंट में तो ऊपर नीचे अप डाउन होते रहते सीजनेबल, जिस समय पीरियड होता है रिप्रोडक्टिव उस समय आउटसाइड हो जाते हैं, बाकी वो इनसाइड रहते हैं, क्योंकि वहां पर स्पर्म फॉर्मेशन अलग अलग टाइम पर होता है। ह्यूमन का सिस्टम अलग है, और मैमल्स में मोस्टली आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी होते हैं। अब बात आती है टेस्टिस की। टेस्टिस की जब हम बात करते हैं तो टेस्टिस 1 पेयर होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, स्क्रॉटम के स्क्रॉटल सैक में। अब जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस आपका एक तरह का ओवल शेप फीचर होता है, और मेसोडर्मल ऑरिजिन होती है। टेस्टिस की क्या है, मेसोडर्मल ऑरिजिन है, ओवल शेप है, पिंकिश कलर है, और ये लगभग आपका
5 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3 सेंटीमीटर वाइड है, 10 ग्राम इसका वेट है और इसके ऊपर 3 लेयर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। अब 3 लेयर मेम्ब्रेन होती है, वो अभी एक डायग्राम में दिखाऊंगा। ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्बुम और वेस्कुलोसा, ये 3 लेयर होते हैं। ट्यूनिका जो वेजिनलिस होती है उसमें 2 लेयर होते हैं, बाहर की ओर पेरिटोनियम, अंदर की ओर विसरल रहता है। इस तरह से ये प्रोटेक्टिव लेयर मेन माना जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनी को। तो इस तरह से ये यहाँ पर लेयर होते हैं टेस्टिस में, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अब जब हम इसके बाद वेस्कुलोसा सप्लायर का काम करता है, तो अब उसके बाद जो ट्यूनिका एल्बुजिनी होता है, यहीं पर इनवेजिनेशन यहाँ पर ग्रोथ करके ऐसे बनते हैं, जिससे सेप्टा हो जाते हैं और उसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनते हैं। लगभग ईच टेस्टिस में, ईच टेस्टिस है अबाउट 200 to 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो लगभग 200 से 300, कहीं कहीं पर 250 लिखा है, 200 से 300 इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। और ईच लोब्यूल्स, अब ईच लोब्यूल्स में 1 to 3 या 1 to 4 माने 1 से 3 या 1 से 4 सेमिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। इसी को यूनिट ऑफ द टेस्टिस माना जाता है या रिप्रोडक्टिव के लिए माना जाता है। तो अब आप देखिए सेमिफेरस ट्यूब्यूल की काउंट अगर हम करें तो लगभग 750 से 1000 होती है इस टेस्टिस में, डिपेंड ऑन टेस्टिकुलर लोब्यूल एंड नंबर। तो वहां पर उसके आधार पर चलता है। तो अब देखिए टेस्टिस आपको मालूम हो गया और टेस्टिस अब उसके अंदर क्या बना, सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं 1 से 4 तक हो सकते हैं, मोस्टली 1 से 3 के बीच में होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर 4 तक हो सकते हैं। अब जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल है उसको अगर आप देखेंगे तो उस पर सेल्स होती हैं। तो 2 टाइप की सेल्स तो इनसाइड होती है, एक जर्मिनल एपिथेलियम और सर्टोली सेल। जर्मिनल एपिथेलियम और सर्टोली सेल अंदर की ओर रहती है और 2 सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल होती है। तो अर्थात यहाँ पर 3 विशेष प्रकार की सेल होती है, एक लीडिंग सेल या उसी को कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, और दूसरी सर्टोली सेल जिसे एक्सपैंडेड सेल सर्टोली, इनलिको सर्टोली उन्होंने खोजा था। तो सर्टोली सेल और फिर आपकी एक जर्मिनल एपिथेलियम जो मेन सेल होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये 3 सेल सेमिफेरस ट्यूब्यूल में रहती है। बाहर की ओर माने 2 सेमिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में ही लीडिंग सेल होती है। अब लीडिंग सेल की अगर हम बात करें तो लीडिंग सेल जो होती है, इंटरस्टिशियल सेल जो होती है, ये हार्मोन सिक्रीटिंग सेल होती है और यहां से एंड्रोजेनस हार्मोन होता है जो मॉडिफाइड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। तो आपको कौन सा हार्मोन आता है यहाँ से लीडिंग सेल से? लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आता है और इसी से हमारे सेकेंडरी जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं या वो हैं सब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और इसी के साथ आपका स्पर्म प्रोडक्शन और ये सब डेवलपमेंट सब पूरा डिपेंड करता है हार्मोन पर। और जो आपकी लीडिंग सेल या आपकी कौन सी सेल जा रहा है, इंटरस्टिशियल सेल। फिर आपकी जर्मिनल एपिथेलियम। तो जर्मिनल एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो ये होती है कुबॉइडल एपिथेलियम। कुबॉइडल एपिथेलियम होती है, सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम होती है, सिंगल लेयर होती है और इसी पर डिवाइड होकर बनाती स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं जो स्मॉल साइज की सेल होती है और स्फेरिकल होती है, 2M सेल होती है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होकर माइटोसिस डिवीजन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पर ए और बी सेल 2 बनती है, लेकिन जो आपकी बी सेल है वो आपकी स्पर्म को आगे प्रोडक्शन करेगी। ए सेल स्टेम सेल का काम करती है, तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन चलता रहता है। अच्छा, अब आपकी कौन सी सेल जो आपकी स्पर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, इनकी संख्या कुछ भी हो सकती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल ग्रोथ करती है, आकार में बड़ी हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब बड़ा हो जाता है, साइटोप्लाज्म अधिक हो जाता है। ये सेल मियोसिस से डिवाइड होती है।
पहला मियोसिस या मैचुरेशन डिवीजन एक ही होता है, लेकिन मैचुरेशन में 2 फेज होते हैं। तो मैचुरेशन का फर्स्ट फेज जब होता है तो 2 सेल बनती है, उन्हें कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल, और ये आपका हैप्लॉइड सेल होती है। तो पहली हैप्लॉइड सेल कौन सी होती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कौन सी होती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अभी देखिए मियोसिस फर्स्ट हुआ है, मैचुरेशन फर्स्ट हुआ है, लेकिन माने रिडक्शन तो हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन वाला जो फेज होता है, वो इक्वाटोरियल वाला फेज होता है, वो होता है। तो उससे 4 हो जाते हैं और उन चारों को कहा जाता है स्पर्मेटिड्स। तो क्या बन जाते हैं? स्पर्मेटिड्स। अभी टेल नहीं होती है तो ये बनते स्पर्मेटिड्स। अब यहाँ पर सेंट्रियोल से जो दूसरा सेंट्रियोल होता है उससे टेल बनना शुरू होती है और ये स्पर्मेटोजोआ में बदल जाते हैं। स्पर्मेटिड तक बनने की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, माने स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म प्रोडक्शन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। कहाँ? इन टेस्टेस फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स बनने की क्रिया आपकी कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद जब उसमें टेल बनकर स्पर्मेटोजोआ हो जाता है तो उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। तो ये क्रिया आपकी कहां पर हो रही होती है? सर्टोरी सेल में। अब आपका सर्टोरी सेल की बात करते हैं। तो अभी मैंने आपको लीडिंग सेल की बात की थी, दूसरी जर्नल एपिथेलियम में स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की थी। अब तीसरी बात आपकी आ जाती है, तीसरी बात आ जाती है सर्टोरी सेल। ये संख्या में कुछ कम होती है, जर्नल एपिथेलियम के साइड पर ही रहती हैं और संख्या में कुछ कम होती है, लेकिन लार्जर सेल होती हैं, लार्जर सेल होती हैं, लार्ज साइज की होती है, पिरामिडिकल शेप की होती हैं। इन्हें उससे कॉलमनर एपिथेलियम माना जाता है। वैसे ये पिरामिडल शेप की सेल होती है, इन्हें कहा जाता है सर्टोरी सेल। और एक साइंटिस्ट थे इनरिको सर्टोली, उन्होंने इसको खोजा था, उन्हीं के नाम पर से सर्टोरी सेल कहते हैं। और इन्हें नर्सिंग सेल, नर्स सेल कहा जाता है। तो जो जब आपके स्पर्मेटोजोआ जो बने वो आपके यहीं पर पहुंच जाते हैं और उसी के अंदर से पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं, माने वहां से ही आगे का डेवलपमेंट। तो ये आपका होता है क्या? स्पर्मियोजेनेसिस करता है। तो वहां पर आपका स्पर्मेटोजोआ बन जाता है, स्पर्मेटोजोआ बन जाता है। और जब वहां से रिलीज होता है सर्टोरी सेल से तो स्पर्मिएशन कहलाता है। तो यहाँ पर बनना स्पर्मियोजेनेसिस है, जिसमें टेल बन जाएगी और स्ट्रांग हो जाते हैं, काफी स्ट्रांग हो जाते हैं स्पर्म। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस आपका कहाँ हुआ? टेस्टिस में, सर्टोरी सेल में इनका डेवलपमेंट हुआ और वहां से नॉरिशमेंट का काम होता है, माने न्यूट्रिशन को स्टोर करता है, न्यूट्रिशन लेता है। तो इस तरह से नर्सिंग जो नर्समेंट की सेल होती है उसे सर्टोरी सेल कहते हैं। जो स्पर्म प्रोडक्टिव सेल होती है वो स्पर्मेटोगोनिया जर्नल एपिथेलिया होती है। और जो हार्मोन प्रोवाइडिंग सेल होती है वो आपकी कौन सी सेल थी? लीडिंग सेल। तो इस तरह से अब सर्टोरी सेल एक तो ये काम न्यूट्रिशन का करती है, साथ में इससे हार्मोन भी मिलता है, प्रोटीन हार्मोन, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, दो आते हैं, इनहिबिन और एक एबीपी। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी देता है और इनहिबिन भी देता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है वो आपको उसके लिए प्रमोट करता है, स्पर्म के उसको प्रमोट करने के लिए होता है टेस्टोस्टेरोन को। और जो इनहिबिन है वो एफएसएच के लिए सप्रेसर होता है, एफएसएच को इनहिबिट। एफएसएच कहां से आता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन होता है, उसको ये सप्रेस करता है, उसको रोकता है, उसके लिए नेगेटिव प्रोसेस है। तो इस तरह से अब आपको यहां पर आया। तो ये बात किसकी थी? सर्टोरी सेल। तो सर्टोरी सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, लार्ज सेल होगी, पिरामिडिकल शेप होगी और संख्या में कम होगी। और क्या देना है? तो नरिशमेंट। और दूसरा काम नरिशमेंट के साथ उसका एक काम और आपके सामने आया कि एबीपी और इनहिबिन देगा। एबीपी उसको प्रमोट करेगा टेस्टोस्टेरोन को और जो इनहिबिन होगा वह एफएसएच को सप्रेस करेगा। तो इस तरह से आपको बात हो गई किसकी? सर्टोरी सेल और आपकी
स्पर्मेटोगोनिया और आपकी पेरिसेल लिलिकल। अच्छा, अब आप करेंगे जो टेस्ट, यही था सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल मिडिल पोस्टीरियर में बिकम स्ट्रेट होकर जाता है, दैट इज कॉल्ड, तो उसको कहा जाता है टेस्टिकल। तो टेस्टिकल जो होता है फिर उससे अंदर की ओर खुलकर ये बनाता है रीटी टेस्टिस। तो लीड इन रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस जो होते हैं वो आपके मैनी नंबर होते हैं, तो माने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल वो स्ट्रेट होकर टेस्टिकल फाइब्रस ट्यूब से आपका ओपन हो जाता है यहाँ का रीटी टेस्टिस में। तो रीटी टेस्टिस में हो जाएंगे। रीटी टेस्टिस मैनी नंबर है, और रीटी टेस्टिस जो होता है आपका, वो आपका एक तरह का वही कुबाइडल एपिथेलियम से ही है, जो आगे की ओर कंबाइंड होकर 15-20 थिक ट्यूब बना लेता है, दैट आर कॉल्ड वास इफ्रेम या वसा इफ्रेंसिया। और इसकी ट्यूब पूरी सिलिएटेड होती है, क्वाइलेड होती है, थिन होती है, और यहां तक पूरा पोर्शन इनसाइड ऑफ टेस्टिस होता है। और वास इफ्रेंसिया लीड इन एपिडिडाइमिस। तो अब आपको यहां तक का पूरा पोर्शन टेस्टिस कहलाता है। आप इसको फिर से मैं देखिए रिवाइज कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, आपको एक एक चीज को नोट करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए एक एक चीज बोर्ड पे लिखूंगा तो कुछ क्लियर होता है, कुछ नहीं सब दिखाई देता है कैमरे में, इसलिए सुनकर आप उसको बनाइए। चलिए मैं सुनकर बनाइएगा टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस लोकेटेड इन स्क्रोटम इन स्क्रोटल sac, one pair in number, माने each testis found in a scrotal sac. Testis oval in shape, pinkish in color, about 5 centimeter long, 3 centimeter wide, 10 gram in weight, origin from mesoderm. Testis is bounded by 3-layer protecting wall, outermost tunica vaginalis, middle or inner tunica albuginea, then lies innermost tunica vasculosa. जो वेजिनिलिस है उस पर सबसे बाहर की ओर पेरिटोनियम और इनसाइड विसरल बनेगा, और इसके बाद आपको जो ट्यूनिका एल्बुजिनी होता है वही मेन प्रोटेक्टिव लेयर माना जाता है, और जो इनर मोस्ट होता है वहां से सप्लाई आती है, ब्लड लिम्फ और ब्लड माने वेन्स और सबकी सप्लाई रहती है वहां पे। अब आपकी जो आया ट्यूनिका एल्बुजिनी वो थोड़ी इनवेजिनेट ग्रोथ करके होती है, और वहां से बनते हैं सेप्टा बनते हैं, और सेप्टा के अंदर की ओर बनते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या 200 से 300 होती है, 200 से 300 200 to 300 होती है, कहीं कहीं पर 250 लिखी है, 200 to 250। और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल माने प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में लगभग 1 से 4 तक, ज्यादातर मोस्ट कॉमन 1 से 3 है, तो 1 से 4 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या 750 से 1000 तक होती है एक टेस्टिस में, क्योंकि आपके मान लीजिए 300 है और 3 बने तो 900 हो गए, उसी अबाउट माना गया है। तो इस आधार पर आपके 1000 तक हो सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब बात आती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद, अब यहाँ पर सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ही माने टेस्टिस के अंदर की इकाई मानते हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से यहाँ पर 3 सेल्स होती हैं। 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में इंटरस्टेल सेल या लीडिंग सेल होती है। इंटरस्टेलियर लीडिंग माने डक्टलेस सेल मानी जाती हैं, और ये हार्मोन प्रोवाइड करती हैं। इससे हार्मोन निकलता है एंड्रोजेंस, बट वो कन्वर्ट होकर मोस्ट उसका जो
पोटेंट हार्मोन होता है वो कहलाता है टेस्टोस्टेरोन। इसी को मेल मस्कुलाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। पूरा मेल का जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या जो भी चीजें डेवलपमेंट है सब टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल में सेल होती है लाइफ से जर्नल एपिथेलिया, वो कौन सी सेल मैंने बताया थी, सिंपल कोबॉइडल एपिथेलिया होती है और सिंपल कोबॉइडल एपिथेलिया होती है और यही सेल स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं और स्पर्मेटोगोनिया से बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फिर आपका बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ, माने उसको स्पर्म कहा जाता है। तो स्पर्म प्रोडक्शन होता है जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया या आपकी जर्नल एपिथेलिया में स्पर्म प्रोडक्टिव सेल होती है और इसे इस बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जो डायग्रामेटिक आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको उस थ्योरी को समझना है। अच्छा, फिर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जो दूसरी सेल साइड में होती है, लेटरल साइड होती है, कम होती हैं, एक सेमीफेरस ट्यूब्यूल में इनकी संख्या 5-7 होती है और लार्जर सेल होती हैं और पैरामेडिकल सेल्स होती है। इनरिको सर्टोली ने खोजा था, उन्हीं के नाम पर इनका नेम पड़ गया सर्टोली सेल। दैट आर नरिशमेंट सेल, इनका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। यहीं पर माने जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद ये जो होता है आपकी सर्टोली सेल, ये 2 हार्मोन भी देती है, एक इनिबिन और एक एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है वो आपका टेस्टोस्टेरोन को प्रमोट करती है और जो इनिबिन होती है वो आपको सुप्रेस कर देती है एफएसएच हार्मोन को यहाँ पर। फिर जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल का जो मिडिल और पोस्टीरियर रीजन होता है दैट बिकम स्ट्रेट और कार्ड ट्यूबली, तो रीटी ट्यूबली, और रीटी ट्यूबली होकर वो लास्ट में लीड एंड मेनी नंबर कोबॉइडल सेल दैट आर कॉल्ड रीटी टेस्टिस। तो रीटी टेस्टिस में आ जाता है और रीटी टेस्टिस जो स्पर्म वहां पर बने थे, कहां पर आपके बने थे स्पर्मेटोगोनिया से, और वो आ गए सर्टोली सेल में। वहां से जब रिलीज होते हैं तो उसे कहा जाता है स्पर्मिएशन, और वो रिलीज होते हैं वहां से तो आते हैं टेस्टिकल माने आपके पेपिला, और वहां से फिर पहुंचते हैं कहां पर, रीटी टेस्टिस में। और रीटी टेस्टिस जो होता है वो करीब 15 to 20 थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में लीड कर जाता है, ओपन करता है। उनको कहा जाता है वास स्फेरेंसिया, और वास स्फेरेंसिया की जो ट्यूब होती है वो सीलिएटेड होती है और सीलिया का रोल होता है मूवमेंट देना, तो जिससे वो आगे को बढ़ते जाते हैं। तो स्पर्म जो वहां से रिलीज हुए आगे सप्लाई देने के लिए अब यहाँ पर पाया जाता है वसा स्फेरेंसिया। इतना पोर्शन सब टेस्टिस के अंदर होता है। अब हमारे पास अगला ऑर्गन आता है एपिडिडाइमिस, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एपिडिडाइमिस। तो अभी आपको मैंने बताया स्क्रोटम के बारे में और टेस्टिस के बारे में। अगला आपका आता है एपिडिडाइमिस। अगली बात आती है एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस की अगर हम बात करें, ये हाईली क्वाइल्डेड एंड लॉन्ग थिन ट्यूब, हाईली क्वाइल्डेड लॉन्ग थिन ट्यूब, मतलब बहुत ज्यादा कुंडलित होता है, अबाउट 6 मीटर इन लेंथ, बट क्वाइल्ड एंड कलेक्ट इन 2 mm रीजन, 2 mm एरिया, माने टेस्टिस के ऊपर लगभग 2 मिलीमीटर एरिया में आ जाती है। और होता तो ये बहुत लंबा है, लगभग कितना लंबा बताया मैंने, तो ये 6 मीटर तक लंबा होता है और ये 3 पार्ट में डिस्टिंग्विश होता है, 3 पार्ट में विभेदित रहता है। क्या क्या रहता है, सबसे पहला पार्ट होता है कापुट, फिर कार्पस, फिर काटा, ट्रिपल सी चलता है। पहला पार्ट जो होता है प्रॉक्सिमल एंड होता है, जो वास डिफरेंशिया से ओपनिंग लेता है, लीडिंग देता है, वो कहलाता है कापुट एपिडिडाइमिस।
थोड़ा छोटा होता है और ये स्पर्म को वहां से लेता है और भेजता कहाँ पर है, कार्पस में। जो कार्पस होता है वो मिडिल और लार्ज पार्ट होता है, सबसे लंबा भाग होता है, और इसका लास्ट पार्ट जो होता है वो क्वाडा होता है। अच्छा, तो कार्पस जो पार्ट होता है, इसी पार्ट में स्पर्म स्टोरेजेशन होता है और स्पर्म मैचुरेशन फॉर द कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, वो प्रोडक्ट उसके लिए मैच्योरेशन जो होता है ये यहीं पर होता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एक्ट्रोसोम होगा और स्पर्म यहाँ पर काफी समय तक रहता है। आने के लगभग 30 से 40 दिन तक स्पर्म कहाँ पर रहता है, आपके एपिडिडाइमिस पे ही रहता है, और इसी बीच में यहाँ पर सब गेन कर लेता है, पावरफुल हो जाता है। फिर जब पॉपुलेशन होता है और तो इजाकुलेशन के थ्रू ये बाहर जाते हैं। तो अब आप यहाँ पर ध्यान रखना है, तो आपके बने वहां पे, लेकिन स्टोरी कहाँ आई, एपिडिडाइमिस में। तो एपिडिडाइमिस 1 पेयर होंगे, दोनों टेस्ट के लिए अलग अलग होंगे। और अब आप देखिए ये ऊपर कोलेस यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, बहुत लंबा होता है, ट्यूबुलर होता है, एपिडिडाइमिस। तो यहाँ पर इसकी वॉल सिलेटेड नहीं होती है, ये स्टीरियोसिलिया माने जाते हैं, सिलेटेड नहीं, बात सिलेटेड। और यहाँ पर एक तरह का आपके स्टीरियोसिलिया रहते हैं, इसे हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। और इसका जो लास्ट या टर्मिनल एंड होता है, कॉकू कहते हैं, वो स्पर्म को रिलीज करता है ड्यूरिंग द कॉपरेशन बाय पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो वहां पर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जनरेट होता है और उससे ये मतलब मस्कुलर टाइप का हो गया। और फिर आपका ये कहाँ पहुंचते हैं, वास्ट डिफरेंस। अगला पार्ट आपका आ जाता है वास्ट डिफरेंस। अगले पार्ट में जब आते हैं वास्ट डिफरेंस, तो वास्ट डिफरेंस एक ट्यूब है, वास्ट डिफरेंस एक ट्यूब है। और वास्ट डिफरेंस जो होता है तो उसमें आपको चीज ध्यान रखना है, ये करीब 20-25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और यही इसे एपिडाइमिस से लेकर और ये अपराइट हो जाता है और इंसर्ट एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस कहाँ थे, आउट। अच्छा, टेस्टिस आउट तो थे स्क्रोटम में, एब्डोमिनल कैविटी, लेकिन जनरेट जब होते हैं, जब उत्पन्न होते हैं टेस्टिस तो कहाँ होते हैं, इन एब्डोमिनल कैविटी में ही होते हैं। 7th मंथ जब आता है, कौन सा मंथ, 7th मंथ के बाद ही ये क्या हो जाते हैं, वहां से डिसेंड होते हैं, माने नीचे आते हैं इन स्क्रोटम में। तो आपको ऐसा नहीं, टेस्टिस यहाँ परमानेंटली नहीं होते हैं, जनरेट कहाँ होते हैं, बनते कहाँ है, तो बनते एब्डोमिनल कैविटी में। जब बेबी 9 मंथ तक मदर के अंदर रहता है उस एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो वही 7वें महीने का जब बेबी होता है तब ये बाहर आते हैं, तब मदर डिसेंड हो जाता है। और इनके फेल द डिसेंड, फेलो द डिसेंड, अगर इनकेस डिसेंड फेल हो जाता है, मतलब टेस्टिस ऊपर ही रह जाते हैं, तो उसको कहा जाता है क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म। और इसको अगर हमको लाना पड़ता है यहाँ पर ऑपरेट के द्वारा, अगर बेबी में नहीं आ पाए तो फिर वहां पर ऑपरेशन किया जाता है, तो उसको कहा था आर्कियोप्लेक्सी। और कभी कभी वहां पर इसके कारण कैंसर होने लगता है, तो फिर इसको रिमूव कराने पड़ जाते हैं, उसको कहा था आर्कियोडक्टोमी। तो कैंसरस अगर हो रहा है, वहाँ मेलिग्नेंट हो रहा है, कुछ ऐसा पोजीशन हो गई है, तो फिर उसको फिर रिमूव कराना पड़ जाता है, ऑपरेट कराना पड़ जाता है, तो आर्कियोडक्टोमी है। और अगर वहाँ पर कोई जैसा प्रॉब्लम नहीं है तो उनको डिसेंड कराने के लिए तब भी ऑपरेट किया जाता है, तो उसको आर्कियोप्लेक्सी। तो ऑक्सिप्टो आर्किडिज्म होता होगा। तो इस तरह से आपका वहां पर बनता है। तो अब क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म में अगर ये यहाँ पर ना आ पाए तो बाद में अब आने में किसका हेल्प रहता है, तो हेल्प एक ट्यूब की रहती है, उसका नाम है इनग्विनल कैनाल। क्या नाम उसका, इनग्विनल कैनाल, जो वहां से इसको सपोर्ट देकर यहाँ लाती है। और कई बार एक और प्रॉब्लम आ जाती है, इनग्विनल कैनाल कई बार क्या हो जाती है कि ये आपके रेक्टम को तोड़ते हुए स्क्रोटम में आती है, वहां से इंसाइड कर जाती है, तो उसको इनग्विनल हर्निया कहा जाता है। हर्निया सब सुना होगा, तो उसमें थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है, पेल्विक रीजन में थोड़ी सी स्वेलिंग रहती है और प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए ऐसा माने एक स्पेशल टाइप का स्क्रोटल
स्क्वाटल बाइंड आता है, बैंडेज आता है, उसी को बांधते हैं या फिर ऑपरेट कराना पड़ता है, तो वो चीज होती है आपको। तो ये इंग्विनल हर्निया, तो ये आपका अब देखिए जहां ये आई माने टेस्टिस उतरे, वहीं से टेस्टिस से मतलब क्या एपिडाइमिस से उसी के सपोर्ट से निकलकर आती है जो ट्यूब वास डिफरेंस ये चले जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। और इसका एक ही काम है, क्या काम होता है कि ये स्पंज को ड्यूरिंग द इमिशन क्या कॉपलेशन इजाकुलेशन ये आपके स्पर्म को राइज करके इजाकुलेटिंग डक्ट में भेजता है। तो आप ये कितने दें, 1 पेयर वास डिफरेंस होंगे, 1 पेयर एपिडाइमिस होगा, 1 पेयर टेस्टिस होगा। और अब आपका क्या आया, इजाकुलेटरी डक्ट। अगला क्या आया, इजाकुलेटरी डक्ट। तो इजाकुलेटरी डक्ट अगला आपका आया। तो देखिए मैं लेवलिंग करता जा नंबर, ये आपका पहला नंबर हो गया, ये आपका दूसरे नंबर पर हो गया, और एपिडाइमिस आपका तीसरे नंबर पर हो गया, चौथे नंबर पर हम आ गए वास डिफरेंस में, और 5वें नंबर पर हम आएंगे इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट जो है, इजाकुलेटरी डक्ट जो है वो थिन और इरेक्टिल रहता है, बहुत छोटा होता है, करीब 2 सेंटीमीटर का होता है। और इसका काम ही वही होता है, स्पर्म को क्या करना, स्पर्म को इमिशन करना, माने यूरिथ्रा में छोड़ना। यूरिथ्रा में छोड़ता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सीमेन साथ में फ्लूइड आ जाता है सेमिनल वेसिकल का, उसके साथ यहाँ पर भी ड्रॉप होता है। यूरिथ्रा में छोड़ता है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन के समय या इजाकुलेशन के समय ये आपका यूरिथ्रा में छोड़ता है, और यूरिथ्रा में छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है इमिशन। तो क्या हो गया, इजाकुलेटरी डक्ट। अब इजाकुलेटरी डक्ट के बाद इसका अगला ऑर्गन आपका आ जाता है, अगला ऑर्गन वो यूरिथ्रा के साथ आएगा। अगला ऑर्गन, अब देखिए जो यूरिथ्रा है ये कॉमन ऑर्गन है। वैसे मेनली तो ये क्या है, एक स्क्रीटरी ऑर्गन का है, बट लेकिन आपका जो मेल होता है वहाँ पर इट इज ए कंबाइंड ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज वेल एज स्क्रीटरी एज वेल एज रिप्रोडक्टिव, दोनों के लिए काम करता है, क्योंकि दोनों ट्यूब यहाँ पर ओपनिंग होती हैं। अच्छा, यूरिथ्रा जो आपका है वो आपका किससे लीड करता है, तो यूरिनरी ब्लैडर। देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर तो टोटली स्क्रीटरी ऑर्गन है, यूरिनरी ब्लैडर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, ये स्क्रीटरी ऑर्गन है। और यहाँ पर क्या होता है, यूरिन, यहाँ पर क्या रहता है, यूरिन रहता है। अब यूरिन आता कहाँ से है, तो यूरिन आता है यूरिटर। यूरिटर कहाँ से आता है, किडनी से। किडनी आपको, तो किडनी से आपका, किडनी आपने 11th में पढ़ा होगा, तो किडनी से आपका यहाँ पर लीड करेगा, और ये पहुंचा आपके यूरिनरी ब्लैडर में, और यहाँ से यहाँ पर लगे होते हैं स्फिनेक्टर, तो इंटरनल स्फिनेक्टर। तो जब आपका कॉपुलेशन नहीं हो रहा होता तो उस समय केवल ये यूरिन यूरिथ्रा के थ्रू आपका यहाँ से यूरिन रिलीज हो जाता है। रिमूव द यूरिन, यूरिन को रिलीज करता है, उसको एक्सक्रीशन कहा जाता है, मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन के लिए काम आता है। अब बात यहाँ पर रिप्रोडक्शन में भी एक बात है, तो ये देखिए यहाँ पर यूरिथ्रा जो होता है ये आपका चेस्ट लीड कर रहा होता है, और इसी पोर्शन पर आपका ओपनिंग होती है। किसकी ओपनिंग है, इजाकुलेटरी डक्ट। तो इजाकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग आ जाती है, और इजाकुलेटरी डक्ट इमिशन करती है, माने सीमेन का या फ्लूइड ऑफ सेमिनल प्लस स्पर्म को यहाँ पर छोड़ता है, यहाँ पर छोड़ता है, और उस समय ये स्फिनेक्टर को बंद कर देता है, तो यहाँ यूरिन नहीं आएगा, उस समय यहाँ से सीमेन से रिलीज होता है। तो ये एक कॉमन ऑर्गन है यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा के बाद यहीं पर इसको हम लार्जर एक ट्यूब बन जाती है, और वो इरेक्टाइल होती है, मस्कुलर होती है, और उसको हम नाम देते हैं पेनिस या यूरिथ्रा। तो उसमें 3 पार्ट हम कर लेते हैं, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस और पेनिकल। तो देखिए जो आपका होता है प्रोस्टेटिक, वो प्रोस्टेट ग्लैंड से सराउंडेड होता है, इसलिए उसे प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा कहते हैं। 2 सेंटीमीटर का होता है। फिर 2 mm का उसके नीचे बिलो सबसे छोटा पार्ट होता है, तो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा का मतलब है वो वहाँ पर प्रोस्टेट से, और इसी जगह पर कंबाइंड ब्लीडिंग होती है, मेन यूरिथ्रा और आपकी इजाकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग होती है। फिर उसके ठीक नीचे आपका रहता है कौन सा, मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा जो होता है वहाँ पर
साइड में दोनों साइड पर पाई जाती है। बल्बोयूथ्रल ग्लैंड या उन्हीं को कहा था काउपर ग्लैंड, जो मेल के लिए मेल ग्लैंड के रूप में काउपर ग्लैंड है। अच्छा, तो ये काउपर ग्लैंड में यही फ्लूइड देंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड भी फ्लूइड देगा, और इसके बाद ये पूरा हो जाता है पेनिकल यूरेथ्रा, जिसे हम पेनिस के रूप में जानते हैं। तो ये आपका पेनिकल यूरेथ्रा या आपका पेनिस, ये आपका मेन पार्ट होता है। तो ये देखिए इरेक्टाइल मस्कुलर पार्ट होता है, मेड ऑफ मस्कुलर कॉर्ड होते हैं जो फाइब्रस उसके होते हैं, और इसमें बहुत डीप आर्टरी रहती हैं। ब्लड सप्लाई के बेस पर ही इसमें एक्सटेंड होता है, इरेक्टाइल होता है। अब आप देखिए इस पर 3 कॉर्ड से ये बनता है, 3 कॉर्ड से बनता है, और उनके नाम होते हैं, 2 राइट और लेफ्ट पर जो रहते हैं उन्हें कहा जाता है कार्पोरा कैवर्नोसा, और एक सेंटर पर रहता है, मिडिल सेंटर पर रहता है, उसे कार्पोरा स्पॉन्जियोसम कहते हैं। ये मस्कुलर कॉर्ड होते हैं, और इसी के कारण स्टिफनेस आती है। बस सप्लाई ब्लड की बढ़ जाती है, और ब्लड जब सप्लाई बढ़ती है, देखिए वैसे तो ये बिल्कुल स्मॉल साइज और कॉन्ट्रैक्टेड रहता है अबाउट आपका वही 2-3 इंच का, वही करीब 5 सेंटीमीटर का होता है। बट ड्यूरिंग कॉपरेशन या ड्यूरिंग मिक्स्ड डिस्चार्ज, इन दोनों कंडीशन में यहाँ पर सप्लाई ब्लड की बहुत बढ़ जाती है, और ब्लड की सप्लाई जैसे बढ़ती है तो उसमें क्या हो जाता है, वेन्स इंटरप्टेड हो जाती है, वेन्स में तो सप्लाई रुक जाती है, जिसके कारण ब्लड भर जाता है, और जब ब्लड भर जाता है यहाँ पर तो ये स्टिफनेस हो जाता है और हार्ड एक्सटेंड हो जाता है। तो ये स्टिफ और एक्सटेंडेड हो जाता है, और लगभग आपका 15 to 20 सेंटीमीटर एंड करीब अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर इन वाइड होता है। दैट कॉल्ड पेनिस। पेनिस जो होता है, इसका जो टर्मिनल एंड होता है, जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, दैट आर कॉल्ड ग्लांस पेनिस। वो थोड़ा सा ट्रायंगल होता है, इस पर पूरी स्किन चढ़ी होती है, ये एक्सटर्नली ऑर्गन होता है, आउट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी होता है, और इस पर पूरे पर स्किन का कवर होता है, लेकिन इस जगह पर स्किन कट्स होती है, और उस ट्रायंगुलर पोर्शन को कहते हैं ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस पर एक स्पेशलाइजेशन आपको माइंड में रहना चाहिए, यहाँ पर स्पॉन्जियोसम रहता है, कैवर्नोसा नहीं रहते हैं, और बाकी पूरे पोर्शन पर सब जगह स्पर्मेटेड और वो स्ट्रक्चर्स हैं, आपके कॉर्ड्स हैं, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर बने होते हैं, उन्हें कहा जाता है आपके। तो कॉर्ड्स कौन कौन से बताया, कैवर्नोसा, स्पॉन्जियोसम। कैवर्नोसा 2 है, स्पॉन्जियोसम 1 है। ये पूरा स्टैंडिंग जब आता है तो करीब 15 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है, और इस पर लास्ट में तो जो इसकी स्किन होती है, जहाँ पर कट होता है, उस स्किन को ये जो इरिवर्सिबल स्किन होती है, माने जिस समय ये एक्सटेंड होता है, स्टिफ होता है, देन इवर्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है, और जब इन नॉर्मल कंडीशन होती है, देन प्रोटेक्ट द ग्लांस पेनिस। तो ये जो स्किन होती है, जहाँ की एक पलटती है, वो पूरी स्किन को कहा था फोर स्किन या प्रीफ्यूज। क्या कहते हैं, फोर स्किन या प्रीफ्यूज बोलते हैं। इसी का पोर्शन है फोर स्किन या प्रीफ्यूज बोलेंगे, और यहीं पर इसके सेंटर पर एट द एंड ऑफ पेनिस अकर पोर दैट कॉल्ड यूरिनोजेनिटल पोर कह सकते हैं, कॉमन पोर होता है। यहीं से यूरिन रिलीज होता है, क्योंकि यूरेथ्रा की लास्ट ओपनिंग होती है, तो यहीं से यूरिन रिलीज होता है, और इसी से ड्यूरिंग द कोपुलेशन, ड्यूरिंग द इजैकुलेशन रिलीज द सीमेन। तो सीमेंस को भी रिलीज करता है, लेकिन सीमेंस केवल ड्यूरिंग द कोपुलेशन वहाँ पर सीमेंस होता है, अदरवाइज ये जब भी जो भी होगा यूरिन को रिलीज करता है। तो इस तरह से ये कॉमन ऑर्गन होता है, तो इस तरह ये कहलाता है पेनिस। इसके बाद रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती है।
अब आप रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स इस पे देखिए कौन कौन सी हैं। तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, हमारी जो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है वो आपकी 3 है। एक सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है और एक बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर ग्लैंड। अब देखिए सेमिनल वेसिकल की बात करेंगे तो ये ग्लैंड्स में आ जाता है और ये इसका अगला पार्ट नहीं मान सकते ग्लैंड्स है। तो ये आपके 8वें नंबर पर आपकी आ गई ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल 1 पेयरिंग नंबर होती है और ये कहाँ पर पाई जाती है आप देख रहे हैं इजैकुलेटरी डक्ट के साइड पर, दोनों साइड माने दोनों इजैकुलेटरी डक्ट पर और उसके जंक्शन पर जहाँ पर क्या था आपका वास डिफरेंस वहीं पर पाई जाती है। और ये फोल्डेड टाइप की ग्लैंड्स होती है, अबाउट 5 सेंटीमीटर लार्ज होती है। और सेमिनल वेसिकल यहीं पर एक फ्लूइड, ये आपका फ्लूइड रिलीज करता है व्हाइट कलर और लिटिल एल्कलाइन माने बेसिक फ्लूइड सेक्रेट करता है। और जो बेसिक फ्लूइड होता है वो बनाता क्या है, सीमेंस का अबाउट 65% पार्ट। इट फॉर्म्स का अबाउट 65% पार्ट ऑफ द सीमेन। तो सीमेंस का 65% पार्ट कौन बनाता है, आपका सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड ये 1 पेयर है और दोनों से निकलेगा फ्लूइड। अब इस फ्लूइड में एक तो फ्रक्टोज मिल्क मटेरियल रहता है। फ्रक्टोज क्या काम करता है, वो भी नरिशमेंट का काम करता है। क्या, यहाँ पर तो आपको सर्कुलरी सेल ने नरिशमेंट दिया, एपिडिडाइमिस में रहा तो वहां पर चलता रहा काम। अब क्या है, स्पर्म वहां से जब रिलीज हुआ तो उस समय उसको न्यूट्रिशन, हाईली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो फ्रक्टोज से मिलती है। और इसी फ्रक्टोज का टेस्ट, रेप टेस्ट जो किया जाता है उससे फ्रक्टोज को देखा जाता है फोरेंसिक टेस्ट में। तो फ्रक्टोज यहाँ पर रहता है तो फ्रक्टोज एक को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर एंजाइम और हार्मोन, हाइलुरोनिडेज मिलेगा, एंजाइम मिलेगा, फाइब्रिनोजन मिलेगा और सिट्रेट मिलेगा। तो इस तरह से ये चीजें यहाँ पर मिलती है इसको। तो ये आपका फाइब्रिनोजन जो करता है वो कोआगुलेट करता है, माने उसको कंसंट्रेटेड या गाढ़ा बनाए रखता है। तो वो आपका सीमेंस का जो 65% पार्ट है उसी में स्पर्म रहते हैं। अब आप देखिए वो यहाँ पर रिलीज होगा कि ये सब सेमिनल वेसिकल। अगली ग्लैंड आती है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड तो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा जो पोर्शन था उसके राउंड में रहती है और ये भी 4-5 लोब्स इसमें हो सकते हैं, 1 से लेकर 4-5 लोब्स हो सकते हैं। और ये जो ग्लैंड होती है इस ग्लैंड से भी एक फ्लूइड निकलेगा, व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है और वो लिटिल एसिडिक बन जाता है। रिलीज के समय तो वो एसिडिक है लेकिन बाद में थोड़ा सा लिटिल एसिडिक होता है। यहाँ पर रहता क्या है, तो इसमें क्या रहता है, फास्फेट रहते हैं, अस्कॉर्बिक एसिड रहता है, फाइब्रिनोलाइसिन रहता है। तो इसके कारण ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स रहता है ये आपका हार्मोन होता है, ऊपर भी रहता था, तो ये प्रेशर के लिए होता है। तो ये आपका था प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड कई बार आपने सुना होगा प्रोस्टेक्टोटॉमी, इसका इसमें इलाजमेंट आ जाता है, ये थोड़ा सा हाइपर हो जाता है, फैल जाता है, तो वहाँ पर यूरिन सेक्रेशन में प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसको प्रोस्टेक्टोटॉमी द्वारा रिमूव करा दिया जाता है। और अब आप देखिए इसके बाद जो आपकी अगली ग्लैंड आपको आती है बल्बो यूरिथ्रल। तो अगली होगी प्रोस्टेट ग्लैंड, आपको मैंने बताई, और फिर आपकी आती है बल्बो यूरिथ्रल या कॉपर ग्लैंड। ये आपकी जो कॉपर ग्लैंड है ये 1 पेयर है और दोनों साइड पर है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा में, और इनसे एक ऑयली फ्लूइड निकलेगा जो आपके पैसेज को जो लुब्रिकेट भी करेगा और मीडियम को बेसिडिक करेगा, फीमेल के वेजिना के उसको बेसिडिक करेगा। और अभी बेसिडिक होता है, सीमेंस आपका बेसिडिक ही होता है, उसकी वैल्यू 7.3 से 7.5 के आसपास होती है। तो पीएच उसका 7.3-7.5 होता है और उसको स्पर्म, अब ये 10% का सीमेंस पार्ट बनाता है, 10% बनता है कॉपर ग्लैंड से, आपका 20 से 25% बनता है, 20-25% बनता है सीमेंस पार्ट किससे, प्रोस्टेट ग्लैंड से, और
65% के आसपास, 65 टू 60 टू 65 आपका बनता है जाके सेमिनल वेसिकल से। तो टोटल स्पर्म यहाँ पे केवल निकलते हैं और फ्लूइड उसका पूरा इसी के साथ मिलता है। तीनों ग्लैंड से फ्लूइड मिलकर वो सीमेन हो जाता है। तो सीमेन में क्या हो जाता है, स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड प्लस प्रोस्टेट फ्लूइड प्लस बल्बोयूरेथ्रल फ्लूइड। लेकिन मेजर इसका रहता है फिर ये और तब वो आपका डिस्चार्ज यहाँ से होता है, यहाँ से रिलीज होता है। ये था पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको बताया। एक ये डायग्राम है, इसको स्क्रोटम व्यू से। अब मैं आपको वन साइड से इसका, अब इसको स्पर्म के अंदर जितनी चीजें आपको टेस्टिस के अंदर बताता था उसका डायग्राम से शायद आपको दिखा रहा हूँ एक डायग्राम, उससे आप देखिए उस डायग्राम से और अधिक क्लियर होगा। देखिए इसका नोट्स आपको मैंने जो स्पीच दी है उससे आप बनाइए। अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर रिटर्न फोटोकॉपी देनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है इतना बड़ा बड़ा मैं जब लिखूंगा बोर्ड पे तो वो आपको वहाँ से विजिबिलिटी उसकी कम हो जाए या अच्छा क्लियर ना आए। तो इसलिए आप मेरे लैंग्वेज को, मेरे स्पीच को सुने और उसके आधार पर इसको बनाएं। अब देखिए एक डायग्राम में और आपको इसको समझाता हूँ।
लेकिन जैसा एक्सपायर है वैसे एक्सपायर भी रहेगा। एक जगह मैंने कर दिया, वैसे एक जगह बना दिया, सेम टू सेम लेना है, तो ये बना देता हूँ इधर भी। तो अब आपके सामने देखिए दोनों डायग्राम है। इसमें आपको अंदर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया था, वो इस पर आपको दिखेगा। लेक्चर में जो बताया उसमें क्या क्या लेवलिंग एक्स्ट्रा यहाँ पर अब आपको दिख जाएगी। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। अब आप लेवलिंग देखिए और समझते जाएंगे। ये तो हो गया आपका स्क्रोटम। स्क्रोटम मैंने भी आपको बताया था, इसका काम है टेम्परेचर रेगुलेशन। टेस्टिस, इसमें टेस्टिस पाए जाते हैं। ये है टेस्टिस। अब टेस्टिस में क्या क्या मैंने बताया, तो सबसे बाहर है ट्यूनिका वेजिनल। इसमें 2 लेयर बताया था मैंने भी आपको, याद करो। तो 2 लेयर यहाँ पर बताए थे, ट्यूनिका वेजिनल। अब ऊपर ट्यूनिका एल्बुजिनी, ट्यूनिका एल्बुजिनी। फिर होता है ट्यूनिका वर्चुअस। ये तीनों आपके लेयर हुए थे, तीनों प्रोटेक्टिंग लेयर हुए और द टेस्टिस। फिर आपका ये टेस्टा हुआ और ये हुए टेस्टिकुलर लोब्यूल। इनकी काउंट आपको मालूम है, 200 से 250 या 300 तक हो सकती है काउंट। तो ये है सेमीफेरस ट्यूब। इनकी काउंट ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल में इनकी काउंट होगी, ईच लोब्यूल में इनकी काउंट होगी 1 to 4, 1 to 3 ज़्यादातर होता है। अच्छा, फिर ये आपका आता है, यहाँ पर आता है रेटिडक्ट्यूल, यहाँ पर आता है। फिर आता है रेटिडक्ट्यूल। फिर आपका आता है रेटिडक्ट्यूल के बाद ये आता है वास इफरेंस। जो आपकी पीरियड है, तो ये आपका पीरियड।
एरिया का वार डिफरेंट। अच्छा, तो अब आपको देखिए ये है गवर्नाकुलम में मीजो आर्ची, कुलम इसी को कहते हैं मीजो आर्ची। अभी मैंने आपको बताया था, तो स्क्रोटम देखिए ये स्क्रोटम है, तो स्क्रोटम में हम बीच में टेस्ट वो रहता सकता, जिसके कारण दोस्त को जाते हैं एक सेट में एक टेस्टिस होता है। टेस्टिस में भी मैंने बताया था 3 लेयर बार, ये सबसे बाहर है, इसमें पेरिटोनियम सबसे बाहर होगा और दूसरा फिर ये एल्बुजिनी होगा, ये सेक्टा बन जाएगा, फिर ट्यूमका वेस्ट होता है, सप्लायर होता है। आपको टेस्टिस बनते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन आप कहाँ जाते हैं स्क्रोटम में, ये आउट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी हो जाएगा। अब आपको मालूम है इसको लाने के लिए सपोर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इन्विनल कैनाल। अगर डिसेंट फेल हो जाए तो फिर तो आर्किडिज्म कहलाता है, और अगर ये आर्किडिज्म हो जाए तो मे भी चांस रहता है कैंसर का होने का या कुछ भी। तो उस कंडीशन में अगर कैंसर हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, आर्कियोडेक्टोमी कहलाता है। और अगर हम उसको ऑपरेट करके लाना पड़ता है बच्चे में, तो उसे कहा था आर्कियोडेक्टोमी। ये आपका टेस्टिस 7वें महीने के बाद आते हैं। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो बाहर होते हैं। अच्छा, अब आप देखिए तो ये सेप्टुला, इसके अंदर ये है टेस्टिकुलर नोड्यूल, इनकी संख्या कितनी है, 200 से 300 तक, 250 के आसपास होती है मेजरली। अब इसके अंदर क्या होते हैं, 1 से 3 सेमिफेरस ट्यूब्यूल, कहीं कहीं 1 से 4 दिखाओ। फिर ये सेमिफेरस ट्यूब्यूल के बाद डेक्टिल के बाद क्या हो जाएगा, लिथी टेस्टिस। ये कहाँ जाएंगे, बाहर से फ्रेंच की दीवार कैसी होगी, सीलिएटेड, लाइट सीलिएटेड बात। अब इसके बाद क्या हो जाता है, ये क्वाड्रेट, इसलिए क्वाड्रेट सेमिकल लॉन्ग, ये क्या कहलाता है, एपिडर्मिस। यहाँ पर स्पर्म स्टोर होते हैं इसके कार्पस एपिडर्मिस में, बीच वाले पोर्शन में। फिर इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर आपकी स्टीरियोसील होते हैं, यहाँ आपके स्टीरियोसील होते हैं, दोनों में क्या होता है, पेस्टाल्बुमेन वास डिफरेंशिया, यहाँ पर स्टीरियोसीलिया, यहाँ पर स्टीरियोसीलिया, यहाँ पर सीलिया है। अच्छा, तो वास डिफरेंशिया भी आपको बताया था 15 से या 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये आपका डोमिनल कैविटी में रन करेगा। किसके माध्यम से, इन्विनल सप्लाई के लिए यहाँ पर क्या बताया था, ब्लड सप्लाई के लिए स्पर्मेटिक रहता है, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड की हेल्प से आता है, तो वो आपके सब आ जाते हैं आर्टरी, वेन्स और लिम्फेटिक और न्यूरॉन। अच्छा, यहाँ पर आपका आ जाता है तो एम्पुला के साइड में ये आपकी सेंट्रल वेसिकल आ गया। अब देखिए, तो अब इस साइड से कर देता हूँ, ये सेमिनल वेसिकल, ये ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, ये ग्लैंड हो गई। और फिर ये क्या आ गया, इज़ाकुलेटरी डक्ट आ गया, इज़ाकुलेटरी डक्ट। अब आपको मालूम है जब कॉपुलेशन होगा तो यहाँ आएगा स्पर्म, जैसे आएगा तो इसका फ्लूइड, और ये यहाँ पर इजाकुलेट करेगा, माने यहाँ पर छोड़ता है, उसको इमिशन बोलते हैं। फिर एक आपको ग्लैंड पढ़ाया था अभी आपको, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है, ये यूरिथ्रा है, ये पूरा पेनिस है आपका, तो ये पेनिस वाला पोर्शन है, पेनिकल यूरिथ्रा है, पेनिस है। अब इसी में आपको मैंने बताए थे 3 कॉर्ड्स बताए थे, 2 राइट और लेफ्ट पर रहते थे, कार्बोनोसा, और बीच में रहता है स्पॉन्जियोसा। इसमें क्या रहती थी, डीप आर्टरी, ये है डीप आर्टरी। और एक ग्लैंड और आपको बताया था जो मेम्ब्रेनस पोर्शन में रहते थे, उसको कहते थे काउपर ग्लैंड, काउपर या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, काउपर या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। अच्छा, फिर आपका ये देखिए यहाँ से ये यूरिथ्रा, ये है आपका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका यूरिथ्रा होता है, और उसी यूरिथ्रा में इसका इतना पोर्शन पेनिस कहलाता है। अब देखिए इससे ये आपका जो बाहर ये पोर्शन, इसे कहते हैं ग्लांस पेनिस, इस पर ग्लांस पेनिस, और यहाँ पर आपका ग्लांस पेनिस पर ये जो स्किन चढ़ी जाती है, इसी को कहते हैं फोर स्किन या प्रीफ्यूज, फोर स्किन या प्रीफ्यूज। और एक चीज होती है यहाँ पर कट होता है, इससे इवर्स हो जाता है, ये आपका पोर रहता है, यूरिनो जेनाइटल अपर्चर, क्या पोर चाहिए क्या अपर्चर चाहिए। अच्छा, अब आप देखिए तो ये जो होता है यहाँ पर, तो इससे यूरिनो जेनाइटल पोर इनसे सब रिलीज होता है, यूरिन रिलीज होता है इसी से। तो ये आपको वही वाला डायग्राम है, लेकिन उसमें ये आपको टेस्टिस के बारे में अंदर का नहीं दिख रहा था, वो वाला जनरली आपको टेस्टिस की मैंने इसमें दिखाई कैसे होता है। अगर फोर स्किन की बात करें तो ये देखिए एक कवर है, ये क्या है, स्किन कवर है, और रिवर्सिबल होता है, और वहाँ पर जहाँ पर एक कट होता है वहीं से रिवर्स होता है, माने ट्रायंगल टाइप का शेप बन जाता है, और उस पर एक स्पेशलाइजेशन होता है
इसको अगर निकाल दिया जाए तो प्रोटेक्ट द अबाउट 60% एट एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर। तो वहाँ पर क्या है, सेक्सुअल डिसऑर्डर जो STD डिसीज होती है उनको ये प्रोटेक्ट करता है, 60% तक प्रोटेक्टिव हो जाता है अगर इसको निकाल दें। क्योंकि अगर ये रहता है तो इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पर जो स्पेस बनता है वहाँ पर ग्लैंड होती है टाइसन ग्लैंड से एक फ्लूइड निकलता है स्मैग्मा, और वो स्मैग्मा फ्लूइड ऑर्गेनिक फ्लूइड रहता है, डेप्थ रहता है, उसको खाने के लिए यहाँ पर बैक्टीरिया और फंगी आ जाते हैं जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो वो इन्फेक्शन के चांसेस STD डिसीज जो भी बैक्टीरियल फंगल डिसीज होती है उनको प्रोटेक्ट करने में ये काफ़ी मात्रा में हेल्पफुल रहता है। माने जैसे STD डिसऑर्डर है, ल्यूकोरिया STD डिसऑर्डर है, सिफिलिस STD डिसऑर्डर है, ऐसे डिसऑर्डर वाले ऐसी डिसीज में आपका ये थोड़ा सा सपोर्टिंग हो जाता है, आपको प्रोटेक्ट करता है 60% तक। और कुछ हमारे रिलीजियस ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें इसको थ्रो कर ही दिया जाता है, रिमूव कर ही दिया जाता है, उसी को कहते हैं सर्कमसाइन जैसे मुस्लिम और जूस वगैरह में किया ही जाता है, मुस्लिम का होता ही होता है। तो इस तरह से होता है, लेकिन प्रोटेक्ट तो वहाँ पर मैरिज सिस्टम होता है, और मैरिज सिस्टम में STD होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और वहाँ पर ये उनका बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। इससे अबाउट 60% प्रोटेक्ट द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। तो ये आपको था ट्रीटमेंट फॉर स्किन, और ये एक्सटर्नल, ये स्क्रॉटम एक्सटर्नल है, ये इससे आ जाते हैं, बनते हैं वहाँ पर है, इस तरह से ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिटर है, इससे यूरिन रिलीज होता है। और यहाँ पर आपको बताया था मैंने, तो ये प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, और ये पूरा आपका यूरिथ्रा करीब 20 सेंटीमीटर लंबा यूरिथ्रा होता है। और ये पूरा कॉर्ड, आपको 2 कॉर्ड यहाँ पर बताए थे, 2 राइट और लेफ्ट पर कवर है, उसका बीच में है स्पॉन्डेशन। तो ये मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसकी ग्लैंड आपको बताया, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये आपको मैंने पूरा पढ़ाया। अब इसको आप बच्चे पढ़ेंगे और मैंने एक एक थ्योरी आपको बताई है, आप उसको नोट करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको फ़ोन के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा आप क्लियर कर लेंगे आपको, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप मेरे से डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे।